हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। और इस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते आई विल बी टीचिंग यू अ फ्यू जीओसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होते हैं, राइट। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं वो हम सबको पता है, ROH। तो जिसमें भी OH ग्रुप होता है वो अल्कोहल होता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकल जाना, पानी की कमी हो जाना, राइट। तो व्हेनेवर इन अ रिएक्शन वाटर इज रिलीज्ड इट कैन बी जनरली कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले कि क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, एंड अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन और उसमें क्या क्या नुआंसेस होते हैं, क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में ध्यान रखने और जिसकी वजह से आपका आंसर गलत होने से बच जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन कैसा आएगा? तो मान लो ये क्वेश्चन है हमारा, प्रोपेनॉल हमारे पास है, हमने इसका डिहाइड्रेशन किया। तो जनरली एज ए कैटलिस्ट हम लोग H+ को यूज करते हैं। तो पानी निकालना है। अब पानी कैसे निकलेगा? देखो जी, यहाँ पे CH2 है ना, इसको मैं नॉर्मल H लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक और H लिख रहा हूँ। तो बेसिकली इस कार्बन के साथ 2 H, ठीक है। तो पहला फंडा समझ लो, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन के एडजेसेंट वाले कार्बन का हाइड्रोजन हम लोग यूज करेंगे। ये वाला H, ये वाला OH निकल जाएगा वाटर बन के, और अब जो पीछे बचेगा दैट विल बी CH3CH2। भाई ये तो पानी बन के निकल गया। अब क्या होगा, इन दोनों ने तो बॉन्ड्स बना रखे थे, तो वो बॉन्ड्स को कैसे एड्रेस किया जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे। तो इसको, ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है इसको एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, दो लोग चले जाते हैं और एडजेसेंट लोकेशन से जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो जहां से वो गए वहां पे डबल बॉन्ड आ जाता है, राइट। एलिमिनेशन रिएक्शंस के ऊपर और डिटेल में वीडियोस हैं। तो एलिमिनेशन में जैसे आपने सुना होगा डीहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, तो बड़े सारे तरीके के नेम्स हैं। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत हो। एक चीज समझ लो, जो डी है ना, डी का मतलब होता है निकल जाना। तो डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकल गया, डिहैलोजिनेशन मतलब हैलोजन निकल गया, Cl2Br2। तो इसके और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ ये क्या है, डिहाइड्रेशन की बात हो रही है। तो पानी निकलेगा, तो पानी निकालने के बाद प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो तो हमको समझ में आ गया, राइट। अब ये प्रोडक्ट के पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो भी समझते हैं। और अगर आपको डिहाइड्रेशन से मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हो तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है, कौन सा माइनर होता है, ये भी हमको देखना है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो मान लो हमारे पास जो कंपाउंड है, मान लो इस बार ये वाला कंपाउंड है, इसमें हमने एज ए कैटलिस्ट H+ डाला और अब हमको ये पूछा गया है कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो जी, सबसे पहले तो मैं इसको CH3 की जगह CH2 लिख देता हूँ और H लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे भी इसको CH लिख देता हूँ और H लिख देता हूँ। तो अब सवाल, जो मुश्किल सवाल है वो ये है कि OH तो ये जाएगा, बट इस OH के साथ ये वाला H जाएगा, येलो वाला, ये ब्लू वाला H जाएगा, ठीक है। अगर ब्लू वाला H गया तो आपको यहां डबल बॉन्ड मिलेगा, अगर येलो वाला H गया तो आपको यहां डबल बॉन्ड मिलेगा, राइट। तो या तो लेफ्ट वाला H और OH जाएंगे, या तो राइट वाला H और OH जाएंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, राइट। तो एक प्रोडक्ट हो सकता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये है ब्यूट-2-ईन, इसको शॉर्ट में 2-ब्यूटीन भी बोलते हैं, और ये है 1-ब्यूटीन। तो अब पहला क्वेश्चन, ये कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म क्या हो बाद में देखेंगे, इसी वीडियो में थोड़ी देर में देखेंगे, बट पहले आपको कम से कम सही आंसर निकालना तो आना चाहिए।
तो सही आंसर कौन सा होगा? आंसर इज दिस, द आंसर विल बी 2-ब्यूटीन। अब इसके पीछे का रीजन क्या हुआ? और हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पे CH2 नहीं है, CH3। ओके, तो वो तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने तो वैसे हो गया। सो वाई 2-ब्यूटीन, वाई नॉट 1-ब्यूटीन? अगेन इसका आंसर भी GOC में छुपा हुआ है। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देता हूँ, मोर सब्सटीट्यूटेड डबल बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि 2-ब्यूटीन 1-ब्यूटीन से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो बनेगा, तो अब ये 2-ब्यूटीन 1-ब्यूटीन से ज्यादा स्टेबल क्यों है? अब इसका जो आंसर है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन में छुपा हुआ। हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर सेपरेट वीडियोस है, बट एज ऑफ नाउ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है ध्यान से समझो। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको करके दिखाता हूँ फटाफट, और हम लोग ये प्रूव करेंगे कि वाई 2-ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 1-ब्यूटीन। इसके ऊपर पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आ चुके जेई और नीट में, राइट? तो ऐसा बोला गया था कि अरेंज दीज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो उसमें 1-ब्यूटीन भी था, 2-ब्यूटीन भी था, और भी 2-3 चीजें थी। तो कम से कम आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि 2-ब्यूटीन 1-ब्यूटीन से ज्यादा स्टेबल क्यों है। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर सेपरेट वीडियो है, बट यहाँ पे आप देखो कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं ना, इनके जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोलती हूँ। अल्फा एक ऐसा वर्ड है जो बहुत बार यूज होगा यहाँ पे। अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं ना, उनको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2-ब्यूटीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो देखो यार 3 तो यहाँ दिख रहे हैं, और डबल बॉन्ड के एडजेसेंट तो ये भी है, तो यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हमको दिख रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पहला कार्बन, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में। अब इस कंपाउंड में राइट में तो कोई और कार्बन है ही नहीं, तो लेफ्ट में ही है। तो जो अल्फा कार्बन है इसको बोलते हैं बीटा कार्बन, तो हमको बीटा से कोई मतलब नहीं है। अल्फा कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप एक लॉजिक समझो पहले, ऐसा क्यों होता है वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। मोर द अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर द स्टेबिलिटी इन केस ऑफ ब्यूटीन डबल बॉन्ड्स। बात समझे? डबल बॉन्ड्स में जिन कंपाउंड्स में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो कल को अगर मैं आपको 3-4 कंपाउंड्स दे दूं, सब में डबल बॉन्ड है, और आपको पता करना हो कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप चुपचाप सबके वो गिनो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ इसी पे। C डबल बॉन्ड C, CH3 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 CH3, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल C डबल बॉन्ड C, CH3H CH3 CH3। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपको एग्जाम में आएंगे। कंपाउंड्स नए नए होंगे, बट लॉजिक बिल्कुल सेम होगा। जिसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिसको लॉजिक आता है ना, उसके लिए सब सिंपल है। तो अब आप मुझे बताओ कि कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 में कौन स्टेबल है, ये पूछ लिया हमसे एग्जाम में। अब आप क्या करोगे, ध्यान से समझो जी। C डबल बॉन्ड C को देखो, इसके एडजेसेंट कार्बन कौन है? ये एडजेसेंट कार्बन है तो अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और ये भी अल्फा। अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन सबको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये सारे हाइड्रोजन, ये भी अल्फा है, अल्फा, सारी हाइड्रोजन अल्फा है, तो टोटल मिला के 12 अल्फा हाइड्रोजन है। ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरा कंपाउंड अगर मैं देखूं कि ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा नहीं होता, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा होता है। तो ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, प्लीज इसको मत करना। ठीक है, तो आपने नोट्स में लिख लो और स्टार मार्क कर लो। 2-3 तरीके के कलर्ड पेन्स होंगे, तो कलर कर लो, नोट बना लो, स्टार मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है? मैंने अपने करियर में कितने सारे बच्चों को इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हुए सुना, और ये गलती।
अंडरस्टूड? तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए? ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन आ गया। तो अब अपना फंडा क्या था? मोर द अल्फा हाइड्रोजन्स मोर द स्टेबिलिटी। और ये वाला फंडा हाइपर कॉन्जुगेशन से निकल के आता है। मैं आपको क्विकली अगर हाइपर कॉन्जुगेशन भी सिखा दूं, वैसे तो उसके लिए सेपरेट वीडियो है। तो सी डबल बॉन्ड सी के बगल वाले कार्बन के ऊपर का हाइड्रोजन, तो किस तरीके से मूवमेंट होगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी मूव हो जाता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके डिटेल्स हम लोग बाद में देखेंगे दूसरे वीडियो में। बट एक सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर हो रहा है ना, सो दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी। अब अगर इस कार्बन पे बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन है, तो यार सिर्फ यही वाला हाइड्रोजन थोड़ी इस तरीके से मूव करेगा। दूसरा वाला हाइड्रोजन बोलेगा कि भाई मुझे भी मूव करना है, तो सब लोगों को बारी बारी से अपना चांस मिलेगा। कहते हैं ना, व्हाई शुड दैट हाइड्रोजन हैव ऑल द फन। ठीक है, तो हर हाइड्रोजन को एक एक बार करना है। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा बार इस तरीके की मूवमेंट होगी, एंड मोर द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट मोर द स्टेबिलिटी। बाकी और डिटेल्स हाइपर कॉन्जुगेशन का स्पेशल वीडियो। बट अभी के लिए जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। दैट इज व्हाई ये वाला कंपाउंड is more stable than compound number 1 is more stable than compound number 2. Understood? तो हमने अभी ये सीखा कि कौन सा कंपाउंड बनाना है। तो टॉपिक का नाम क्या था? डिहाइड्रेशन। OH निकलेगा, H निकलेगा, दोनों निकलेंगे, डबल बॉन्ड आएगा। बट आपको डबल बॉन्ड इस तरीके से प्लेस करना है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म्ड, राइट? ये बात तो सही है। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं। तो ये तो हो गया कि आंसर सही कैसे लेके आना है, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो देखते हैं। तो देखो, CH3 CH2 CH2 OH, ये कोई कंपाउंड है। हमने इसमें एज ए कैटलिस्ट H+ डाला, तो पहला स्टेप क्या होने वाला? देखो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं और ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर H+ को दे देगा। इट विल बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के बारे में मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, एक बार फाइनली वापस बता रहा हूं। अगर एक लोन पेयर ए बी को देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कोवेलेंट जैसा ही होता है। हमने उसको कोवेलेंट बना दिया। बट एक कन्वेंशन ये है कि जहां पे आपका एरो है ना, एरो का हेड, वहां पे आप नेगेटिव लगा दो, और जहां पे आपके एरो की टेल है वहां पॉजिटिव लगा दो। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट किया, तो चुपचाप एरो की साइड में नेगेटिव और टेल की साइड पे पॉजिटिव। तो ये सेम चीज अभी ऑक्सीजन के साथ होने वाली है। अभी क्या होगा? CH3 CH2 CH2 OH और एक H। अब यहाँ पे देखो क्या होगा। ये जो H है, राइट वाला H, इस पे प्लस चार्ज तो था। सिंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसकी तरफ बनाया गया, तो इस पे माइनस चार्ज भी आ गया। और सिंस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, तो ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। अब खास बात सुनने वाली ये है कि ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पे प्लस पहले से ही था, माइनस अभी अभी आ गया, तो प्लस और माइनस ने न्यूट्रलाइज कर दिया। सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनी चार्ज ऑन दिस हाइड्रोजन। तो भाई प्लस पहले से माइनस आ गया, तो इसलिए न्यूट्रल हो गया। बट ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस, जो कि ऑक्सीजन को पसंद नहीं है। Why? Because oxygen is a very electronegative element. तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को अच्छा क्या लगता है? खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना। बट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को ये अच्छा नहीं लगता है कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। अब ऑक्सीजन ने खुशी खुशी में अपना लोन पेयर H+ को दे तो दिया, इस चक्कर में खुद पे ऊपर आ गया प्लस चार्ज। अब वो अपने प्लस चार्ज को ठीक करने के लिए कुछ सोचेगा। अब ऐसा कितनी बार रियल लाइफ में होता है ना, कि हमारे फ्रेंड ने हमसे कोई चीज मांगी कि यार तुम्हारी बाइक है, मुझे दे दो कुछ दिन के लिए, मुझे काम है। मैंने बोला चल ले जा। बट फिर उन कुछ दिनों में मुझे काफी बार उस बाइक की जरूरत पड़ी, उस कार की जरूरत पड़ी, तो मैंने वो सोचा कि अरे यार मैंने उसको दे तो दी, बट अब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो सेम चीज ऑक्सीजन के साथ हुई है। तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे तो दिया, बट पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन के खुद ठीक हो जाएगा, बिकॉज नेचर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। और अब एक और चीज सुनो, पीरियोडिक टेबल की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में आएंगे कि एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है ए प्लस, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो सिंपल शब्दों में मतलब इसका ही है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यार इसका जवाब ये है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा कमी होगी वही खींचेगा ना। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है ना, तो वही खींचेगा, तो उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। तो एक तो ऑक्सीजन जो पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसके ऊपर आपने प्लस चार्ज भी डाल रखा है, तो भाई वो तो पागल हो गया, तो वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा बहुत तेजी से। और अब किससे लेगा, जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं। हाइड्रोजन से तो नहीं लेगा क्योंकि उसी को तो दिया, तो किसी और से लेगा। किससे लेगा, कार्बन से। तो ये दो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन कार्बन के बीच में, जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन जिसको मैं अभी ब्लू कर रहा हूं, वो इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का खुद का है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो येलो कलर का दिख रहा है वो कार्बन का है। तो ऑक्सीजन बोलेगा भाई अपना इलेक्ट्रॉन इधर लाओ, कार्बन बोलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन बोलेगा मैं ताकतवर हूं इसलिए लाओ, तो ऑक्सीजन बेसिकली छीन लेगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ छीन लेगा, तो इसकी वजह से बॉन्ड टूट जाएगा। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो, दो दोस्तों ने साथ में मिलकर कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया, बट एक दोस्त लालची हो गया तो उसने सारा पैसा हड़प लिया। तो जब आप दूसरे का पैसा भी हड़प लोगे तो दोस्ती टूट जाएगी ना, राइट। तो यहाँ पे दोस्ती का मतलब क्या है, बॉन्ड, ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बॉन्ड। तो जब ऑक्सीजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो बॉन्ड टूट गया फिर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे कि भाई ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, और इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला ऑक्सीजन ने छीन लिया, तो ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस ऑलरेडी है, जिस चीज पे प्लस है उस पे नेगेटिव आया तो न्यूट्रल हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि आपको ये वाली स्पीशी मिलेगी, इसको मैं बोलता हूं कार्बोकेटाइन। दिस इज अ 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। मैंने अपने पुराने वीडियोस में बहुत जगह दिखाया है कि कार्बोकेटाइन एक ऐसी स्पीशी है जो रीअरेंज करती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो अगर उसको मौका मिलेगा स्टेबल होने का तो पक्का स्टेबल होगा। रीअरेंज करने के तरीके क्या है, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, राइट। हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, बहुत सारी चीजें होती हैं अपने आप को रीअरेंज करने की। तो यहाँ पे जो बेस्ट चीज दिख रही है रीअरेंज करने के लिए वो क्या है, देखो ध्यान से, एक सेकेंड। तो ये जो बगल वाला कार्बन है, यहां से एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा इस कार्बन की तरफ, अंडरस्टूड। हाइड्राइड शिफ्ट के ऊपर पूरा अलग से वीडियो बना हुआ है। तो यहाँ पे CH3CH और ये बन गया CH3, और बीच वाले कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, क्योंकि यहां से हाइड्राइड उठा के आप ले गए। इस हाइड्राइड शिफ्ट से फायदा क्या हुआ कि जो चीज पहले 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हुआ करती थी अब वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गई। तो हर कार्बोकेटाइन चाहता है ना कि वो स्टेबल हो जाए, सो ये स्टेप इसलिए हुआ। तो अब एक स्टेबल इंटरमीडिएट बन गया है। अब एक फाइनल स्टेप हम लोग लेके जाएंगे, बिकॉज ये डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन में एंड में डबल बॉन्ड बनता है। अभी तक हम उस फाइनल स्टेप पर नहीं पहुंचे, बट अब एक कॉमन सेंस लॉजिक सुनिए। आपने कैटलिस्ट की डेफिनेशन सुनी हुई बचपन में, 9th 10th में होता ही है। क्या होती है डेफिनेशन, अ कैटलिस्ट इज समथिंग विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। आपने ये सुना हुआ है, ये ना बच्चों वाली डेफिनेशन थी 19th वाली। अभी थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं। आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो H+ है ये कैटलिस्ट, क्या ये रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, आंसर है यस। भाई इसी की वजह से तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसी की वजह से तो एट द एंड पानी निकला। पानी कहां से निकला, अरे हमको तो दिखा ही नहीं सर, है ना। देखो बेटा ये पानी निकला इधर से, बॉन्ड टूटा ना, और ऑक्सीजन के ऊपर दो H लगे हुए हैं, तो इसी को तो बोलेंगे माइनस वाटर। तो यहां से पानी निकल गया और ये बन गया कार्बोकेटाइन। तो डिहाइड्रेशन हमारी, पानी निकल चुका है, बट इस पानी के अंदर एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एक्चुअली कैटलिस्ट वाला हाइड्रोजन है जो आपने कैटलिस्ट डाला था। तो आपका कैटलिस्ट तो यूज हो गया। तो पहली चीज जो 9th 10th की डेफिनेशन थी उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। कैटलिस्ट जनरली रिएक्शन में पार्ट ले लेता है, इंटरमीडिएट्स बनाने में हेल्प करता है, बट एट द एंड पूरा का पूरा वापस से रीजनरेट हो जाता है। मतलब अगर आपने 2 ग्राम कैटलिस्ट यूज किया था शुरू में, तो एंड में
आपको कंटेनर में 2 ग्राम कैटलिस्ट ही मिलेगा। तो इसको देख के लोग बोलते हैं अरे मैंने 2 ग्राम डाला अभी भी 2 ग्राम है, तो रिएक्ट नहीं हुआ। नहीं, वो रिएक्ट हुआ, उसकी इंटरेक्शन हुई, बट एट द एंड उतना ही वो रीजेनरेट हो गया। ठीक है, तो अब एक अच्छा मैकेनिज्म वो होगा जिसमें जो कैटलिस्ट यूज हुआ है वो फाइनल स्टेप में वापस से निकल आए। तो सिंस आपने कैटलिस्ट शुरू में यूज कर लिया, तो अब मैं बस लास्ट स्टेप में क्या करूंगा, इस कैटलिस्ट को वापस से रीजनरेट कर दूंगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इस कंपाउंड को लेके चलता हूं, CH3 CH प्लस, मैं इसको बोलूंगा CH2H। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज अब रीजनरेट करने का तरीका क्या है, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहां पे, बेसिकली हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया और उससे डबल बॉन्ड बना दिया गया और हाइड्रोजन को भगा दिया गया H प्लस के फॉर्म में। ये वही H प्लस है जो आपने कैटलिस्ट की तरह यूज किया। अब ऐसा बोलना एग्जैक्टली सही नहीं होगा कि वही H प्लस है, बट उतना ही H प्लस निकला है। तो जितना H प्लस O ने अपने साथ इंटरैक्ट करा के पानी बनाया, उतना ही H प्लस यहां से निकल गया और अब आपको फाइनल प्रोडक्ट मिला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ आई? ठीक है, इसी चीज को करने का एक दूसरा एक्सप्लेनेशन मेथड भी है। तो वो क्या है, देखो जी, CH3 CH प्लस है और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन है। अब कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, तो फॉर अ टाइम बीइंग कार्बन ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को खुद के पास खींच लिया, ठीक है, और हाइड्रोजन बेचारे को भगा दिया। तो हाइड्रोजन को तो निकलना ही H प्लस की फॉर्म में। अब इससे क्या हुआ कि कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और अब अगल बगल वाले कार्बन पे, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो ये लोग आपस में जुड़ जाएंगे ना, तो ये लोग जुड़ जाएंगे तो फिर से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कैसे भी समझ लो, बात वही है। और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में आपको एट द एंड प्रोडक्ट पे टिक ही करना ना, ABCD, राइट। तो मैकेनिज्म आप किसी भी तरीके से समझो, लेमैन लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में, बट समझो और एंड प्रोडक्ट तक पहुंचो। अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं फटाफट, उससे आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस मैक्सिमम लॉजिक्स कवर हो जाएंगे। अब जो कंपाउंड है हमारे पास, वन सेकेंड, ये कंपाउंड है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से लिखूं तो यहाँ पे CH3 की जगह CH2 लिखते हैं, ठीक है, गिव मी वन सेकेंड, और एक H यहां लगा देते हैं और यहाँ पे CH लिख के एक H यहां लगा देते हैं। अब पानी निकालना है हमको, तो देखो जी OH तो निकलेगा, ये तो श्योर है। अब या तो राइट वाला H निकलेगा, ठीक है, या तो लेफ्ट वाला H निकलेगा। तो मुझे 2 केसेस मिलने वाले हैं। अगर लेफ्ट वाला H निकला तो प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड, बट अगर राइट वाला H निकला तो प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड। दिस इज 2 ब्यूटीन, दिस इज 1 ब्यूटीन। इसको आप ब्यूट 1 इन या ब्यूट 2 इन भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है। तो अब मेरा सवाल ये है कि कौन सा बनेगा। तो अभी जस्ट इसी वीडियो में स्टार्टिंग में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन और अल्फा हाइड्रोजन की बात की, स्टेबिलिटी की बात की। तो 2 ब्यूटीन is more stable than 1 butene, hence this will be the major product and this product will be 1 butene will be the minor product. तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत बार आएंगे, आपको रिएक्टेंट दे देगा और पूछेगा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो जब भी ऐसा बोले कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो हर बार उस क्वेश्चन पूछने वाले का सिंपल सा मतलब है व्हाट इज द मेजर। तो मैक्सिमम रिएक्शंस जो होती है उनमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो आपको हमेशा मेजर वाले की ही बात बतानी है। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बना, उसकी रीअरेंजमेंट हुई, सब चीजें हुई, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया। और जहां पे रीअरेंजमेंट होगी वहां पे एक और बहुत सही चीज निकल के आती है, एंड दैट इज रिंग एक्सपेंशन। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो अब मैं डिहाइड्रेशन के टॉपिक को रिंग एक्सपेंशन के साथ मिक्स कर दूंगा।
तो डिहाइड्रेशन के पहले स्टेप के बाद कार्बोकेटाइन बनेगा, वो कार्बोकेटाइन आपको ऐसा दिखेगा जिसकी रिंग एक्सपेंशन होती है। तो अब फंडा यही है कि जिसको रिंग एक्सपेंशन नहीं आता उसका भी क्वेश्चन खराब हो गया, जिसको स्टेप 1 नहीं आता उसका भी क्वेश्चन खराब हो गया। बट ये दोनों टॉपिक इंडिपेंडेंटली बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, तो मैं हर छोटे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। आप बस हर छोटे टॉपिक को समझते हुए चलो, फिर मैं 2-3 टॉपिक्स को मिक्स कर दूंगा तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, मैं 5-6 टॉपिक्स को मिक्स कर दूंगा और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है जेई मेंस, नीट्स और एडवांस में। तो जेई मेंस और नीट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गिनती के 2 टॉपिक्स के मिला के क्वेश्चन बन जाएगा, 2 से 3। बट वही मैं और टफ कर दूंगा तो जेई एडवांस हो जाएगा। बट जिस बच्चे को इंडिविजुअल टॉपिक्स और इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होने वाला, डोंट वरी। तो बस आप अच्छे से नोट्स बनाते रहो, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो, और अपने बाकी फ्रेंड्स की भी हेल्प करो, ठीक है, क्योंकि मैं इन वीडियोस को बनाने में जो मेहनत कर रहा हूं उसका सिंपल पर्पस ये है कि मुझे बहुत सारे बच्चे पर्सनल व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं आ रहा है, तो आई थॉट कि उनके बेनिफिट के लिए मैं वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो सिर्फ आपको फायदा नहीं लेना है, सबको फायदा होना चाहिए, और कंपटीशन आपका सिर्फ आपके दोस्त से नहीं, पूरे इंडिया से, ठीक है। तो अगर आप ऐसी सोच रखोगे ना कि ये मैं खुद पढ़ लेता हूं उसको नहीं बताऊंगा, तो आप एक ऐसी चीज कर रहे हो जिससे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वायोलेट हो रहा है। तो जो भी बच्चे ऐसे सोचते हैं ना, जनरली मैंने ऐसा देखा अपने करियर में हजारों बच्चों को पढ़ा के कि उनके सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे की सपोर्ट करो, एक दूसरे के डाउट्स क्लियर करो, उससे आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा बढ़ेंगे, राइट। चलो आज के लिए इतना काफी, ओके बाय बाय, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।